गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका CS एग्जीक्यूटिव के मैराथन में फॉर पेपर नंबर 5 दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज सबसे पहले बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक मैम, बायबैक तो अपन ने कंपनीज में भी पढ़ा है, बायबैक अपन ने और भी जगह पढ़ा हुआ है, तो इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ फैमिलियर टू अस, बट शॉर्ट आपको 4 to 8 मार्क्स देकर जाएगा ये एग्जाम में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बायबैक रेगुलेशंस। नाउ यू ऑल माइट बी वंडरिंग, मैम ऐसी कंपनी को क्या मस्ती चढ़ी कि बायबैक करना पड़ा? पहले तो इश्यू करने के लिए इतना सारा माथाफोड़ी करो, उसको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर आओ, अपनी नेटवर्थ क्राइटेरिया वगैरह का ध्यान रखो, और फिर हम उतर गए बायबैक के ऊपर। बायबैक मतलब वापस उन शेयर्स को खरीदना। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस चीज़ की? तो सबसे पहले बायबैक क्या होता है, डेफिनेशन पे आ जाओ। इट इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन सिक्योरिटीज बाय द कंपनी. This facility enables a company to go back to the holders of own shares and make an offer to purchase the shares and securities from them. मेरे शेयर्स जिन लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, मैं उनको एक ऑफर देती हूँ कि मैं अपने शेयर्स इतने रुपीज़ में वापस लेना चाहती हूँ। अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो वो खरीद लेंगे, मतलब मैं खरीद लूँगी, वो बेच देंगे। एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो बायबैक नहीं हो पाएगा, सिंपल। अभी क्वेश्चन सबसे पहले जो आना चाहिए, वाई एंड वाई बायबैक क्यों करना पड़ा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक? ओके, नंबर 1, टू स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज द प्रमोटर शेयर होल्डिंग। देखो एक बात बताओ, पब्लिक शेयर होल्डिंग मैं किसे बोलूँगी? जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग बोला जाता है, सिंपल है। तो मेरे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो उसका एक तरीका क्या है? बाहर वाले शेयर होल्डर से पैसा वापस ले लो। बाहर वाले शेयर होल्डर्स से मैंने अगर शेयर्स वापस ले लिया तो मेरे जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो अपने आप बढ़ जाएगा, सिंपल। टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, ये कैसे? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या होता है इतना तो याद होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर EPS, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स को मैं ज़्यादा करूँगी तो EPS ज़्यादा आएगा या कम करने से EPS ज़्यादा आएगा? इतनी सी मैथ्स तो आती ना अपन को, कम करने से EPS ज़्यादा आएगा, ओके। टू इम्प्रूव द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड एनहांस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी को बढ़ाने के लिए। अनवेलकम टेक ओवर बिड्स को खत्म करवाने के लिए। अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, देखो कोई भी टेक ओवर वैसे तो ना वेलकमिंग नेचर का होता ही नहीं है। कौन सी ही कंपनी चाहेगी कि मेरा टेक ओवर हो? तो रादर देन गोइंग फॉर द टेक ओवर यू कैन गो फॉर द buyback one, okay. And the last one, to return the surplus cash to the shareholders and profitable deployment of cash surplus. मेरे को कोई काम ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं करूँ क्या? मेरे को मस्ती चढ़ी ना, मेरे को बोनस इशू करना, ना मेरे को शेयर्स का राइट्स इशू करना। अब मैं उस पैसे का क्या यूज़ करूँ? मैंने उसका क्या यूज़ किया? मैंने अपने जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको लोगों को ही देना था, तो उसका एक तरीका क्या है? लोगों से शेयर्स खरीद लो, पैसा लोगों तक पहुँच जाएगा, सिंपल। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स ईजी हैं क्या? मैम सारे याद रखें या 5? यू कैन रिमेंबर एनी 5, आप एग्जाम में वही लिख सकते हो। टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ड्यूरिंग द स्लगिश मार्केट कंडीशंस, जैसे ही आप बायबैक करते हो आपके शेयर की प्राइस हो जाएगी आप, ओके। टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट, आपकी इक्विटी होल्डिंग फर्क पड़ेगी इससे। टू प्रोवाइड एन एडिशनल रूट टू द शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और थिनली ट्रेडेड। मान लीजिए कि आज कोई शेयर होल्डर मार्केट में शेयर को बेचने जाता है तो उसको मिलते हैं 70 रुपये। एज अ कंपनी मैं बोलती हूँ बायबैक करने को रेडी हूँ 100 रुपये में, क्या वो 70 में मार्केट में बेचेगा या 100 रुपये में मुझे बेचेगा? फॉर श्योर वो 100 रुपये में मुझे बेचेगा। तो अगर मेरे शेयर की प्राइस थिनली ट्रेडेड है, मेरा शेयर जो है वो सस्ता है, उसको महंगा करने के लिए या फिर उसको हायर प्राइस पे खरीदने के लिए आई विल गो फॉर द बाय बैक रूट। बायबैक करने के लिए सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट काम। आप कहाँ से बायबैक कर सकते हो? हमेशा फ्री रिजर्व से। मैम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फ्री है क्या? फ्री है क्या? नहीं। जनरल रिजर्व फ्री है क्या? हाँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम है? हाँ। मैम रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला? नो। जो आपका रिजर्व किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट हुआ हो, उसके अलावा वाले सारे रिजर्व से आई कैन बाय बैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से अलाउड है, या फिर द प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मेरे पास अपने शेयर्स या कुछ भी इश्यू करके जो पैसा रखा हुआ है उससे भी मैं अपना शेयर को बायबैक कर सकती हूँ। बायबैक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है? नंबर 1, आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए आप बायबैक करने वाले हो। बायबैक जो है स्पेशल रेजोल्यूशन से हो जाएगा या नहीं होगा?
स्पेशल से ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बायबैक जो है वो 10% ऑफ द टोटल, ओके, योर 10% ऑफ द लेस पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से कम है, तो आपको क्या स्पेशल रेजोल्यूशन तक जाने की जरूरत है क्या? नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। बायबैक अगर 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल है तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड बी ट्वाइस द पेड अप कैपिटल। अरे इसको सिंपल रखो ना बाबा, 2:1। आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है पोस्ट बायबैक या प्री बायबैक? पोस्ट बायबैक, बायबैक करने के बाद एटलीस्ट योर डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा भी सकती है? हाँ। बायबैक जो है वो कैसे होना चाहिए, किनका होगा? जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है सेबी के स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, उन्हीं का, ठीक है। और अगर आप इन ऊपर वाली सिक्योरिटीज का बायबैक नहीं कर रहे हो तो जो और तरीके हैं उनसे बायबैक करना, प्लस 1 साल के अंदर आपका बायबैक वाला प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? अभी 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 कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एसोसिएट क्या होती है, फटाफट फटाफट क्लियर कवर करते हैं। ऐसी कंपनी जिसका इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे ऊपर कंट्रोल है या मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है, इट विल बी माय एसोसिएट। या फिर मेरे ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर जो है उस कंपनी में भी काम करते हैं तो वो होगी मेरी एसोसिएट। बायबैक पीरियड क्या होता है? जिस दिन से मैंने बायबैक का स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उस दिन से लेकर तक जब मेरा बायबैक खत्म हो जाएगा, मेरा बायबैक पीरियड होगा। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब सेबी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन में जो कंट्रोल का मतलब है वही हम टेक ओवर चैप्टर में देखेंगे। ऑड लॉट्स का मीनिंग देखेंगे, देख चुके होंगे। अरे एग्जाम देना है तुमको, अभी देख चुके होंगे। ऑड लॉट का मतलब जिस लॉट में आप शेयर को बायबैक कर रहे हो। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो लोग छोटे शेयर होल्डर, छोटे इन द सेंस कि उनके पास होगा 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं। कहने को कहूँ, अगर आपकी 10 रुपये फेयर वैल्यू है तो 20,000 तक के जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी नॉट मोर देन 20,000 शेयर होल्डर्स वाले लोग विल बी माई स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट के। टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर मतलब क्या कंपनी ऐसा बैठा बैठा बायबैक कर सकती? क्या नहीं। इट शेल गिव अ टेंडर ऑफर टू द पीपल कि हम करना चाहते हैं आपका बायबैक, तो उसे हम बोलेंगे टेंडर ऑफर, सिंपल। और क्या कंडीशन है? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक शैल बी 25%। क्या उससे ज़्यादा मैं कर सकती हूँ? नहीं, 25% से ज़्यादा नहीं। ये वाला अपन ऊपर कवर करके आ चुके। अच्छा, कुछ एडिशनल कंडीशंस। A company shall not buy back to delisted shares from the stock exchange। कहीं तुम्हारे माइंडसेट में ये तो नहीं था कि मुझे अपना शेयर को डीलिस्ट कराना है? अब डीलिस्टिंग के प्रोविजंस अपन ने कल ही देखे थे। डीलिस्टिंग के प्रोविजंस अगर बहुत बहुत भारी पड़े, ओके, तो रादर देन गोइंग फॉर दैट रूट, मैं क्या चाहूँगी कि मुझे एक स्मॉलर रूट मिल जाए जिससे मैं बायबैक कर पाऊँ। मैं डीलिस्टिंग कराऊंगी तो मेरा बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होगा। तो आपका माइंडसेट कभी ये नहीं होना चाहिए कि तुम डीलिस्ट कराना चाहते हो इसलिए बायबैक कर रहे हो। और नंबर 2, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील वेदर ऑफ और ऑन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू स्पॉट ट्रांजेक्शन और थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट। कहीं मैं बायबैक इसलिए तो नहीं करी कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान को फायदा पहुंचाना है। दो बातें, या तो मेरा इंटेंशन था डीलिस्टिंग का बट डीलिस्टिंग के रूट की जगह मैंने बायबैक का रूट फॉलो किया, या फिर नंबर 2, मेरे को किसी इंसान को प्राइवेट या पर्सनल बेनिफिट पहुंचाना था तो और कुछ करने की जगह मैंने बायबैक रूट को फॉलो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम अगर मैंने आज बायबैक किया, क्या 1 साल में अंदर मैं वापस बायबैक कर सकती हूँ? नॉट अलाउड। आप 1 साल में एक ही बार, मतलब अगर इस साल किया तो अगले 1 साल तक आप बायबैक वापस नहीं करोगे। और अगर आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है तो क्या बायबैक अलाउ करें? क्या नहीं करेंगे। मेथड्स ऑफ बायबैक, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ले लो ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब हो सकता है जैसे राइट इशू होता है ना 1:5, जिनके पास 5 शेयर है उनका 1 शेयर उनको राइट मिलेगा, ऐसा होता है। बायबैक भी प्रोपोर्शन में होता है। 1:5 का मतलब अगर तुम मेरे 500 शेयर्स के बैठे हो तो तुमसे 100 शेयर्स खरीदने का राइट मेरे पास है। या फिर ओपन मार्केट में हो सकता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मैम बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक बिल्डिंग होता है जिसमें हम लोग करते हैं बोली लगाना। अगर मैं अपने सामान को आज बेचने जा रही हूँ, आई एम बिडिंग फॉर समथिंग, आई एम बिडिंग फॉर दिस पेन, ओके, आई एम बिडिंग फॉर दिस पेन। इस पेन की कीमत इन्होंने क्लास में जितने बच्चे बैठे सबने, किसी ने 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, मैं कितने में बेचूंगी? 20 रुपये में। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए हाईएस्ट बिड है, ठीक है। और वहीं अगर मुझे ये तुम बच्चों से पेन खरीदना हो, सेम पेन मुझे किसी बच्चे से खरीदना हो तो मेरा बिड क्या रहेगा? 5 रुपये, क्योंकि वो लोअर बिड है, समझा? ऑड लॉट होल्डर्स, ऑड लॉट थ्योरी होता है कि हम जितना आपके पास में लॉट पड़ा है उसके हिसाब से
ऑड लॉट्स में हम अपने शेयर्स को बाय बैक करते हैं। कहाँ से कर सकते हैं ये अपन कवर कर चुके। प्रोहिबिशन फॉर बाय बैक, A company shall not directly or indirectly purchase its own shares or specified securities through any subsidiary company including its own subsidiary company। क्या आप अपनी subsidiary company से बायबैक कर सकते हो? बेवकूफ़ी की बात है। सब्सिडरी बनाने का मतलब क्या होता है? हमने उस कंपनी को एक्वायर किया है या फिर हमने उसमें शेयर्स एक्वायर करे हैं इतने ज़्यादा, दैट इज़ मोर देन 50% कि वो अपनी सब्सिडरी बन जाए, उससे आप वापस बायबैक नहीं कर सकते। क्या आप इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक कर सकते हो? नहीं। जहां तुम लोग देखो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां से बायबैक करना इज नॉट अलाउड। तुम पब्लिक शेयर होल्डिंग से ले लो, तुम कहीं से भी ले लो, लोगों से खरीदो अपने शेयर्स, बट उन लोगों से जहां तुमने इन्वेस्टमेंट किया इट इज नॉट अलाउड। If a default is made by the company in the repayment of deposit accepted either before the commencement of Companies Act या फिर redemption of debentures या interest payment, सिंपल सी भाषा में बोलूँ, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कोई पेमेंट अगर पेंडिंग है तो पहले वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर दो, उसके बाद बायबैक के रूट पर आना। ठीक है, तुम्हारा कभी भी आउटस्टैंडिंग कुछ रहना नहीं चाहिए अगर तुमको बायबैक करना है तो। क्लियर? हाँ जी, तो आवर पॉइंट वॉज कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई डिफ़ॉल्ट अगर पेंडिंग है, मेरा पुराना कोई बकाया अमाउंट ड्यू है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उस अमाउंट को देना पड़ेगा, वो बकाया वाला अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं बायबैक के रूट पे जा सकती हूँ। The buyback is not prohibited if the default is remedied and a period of 3 years has elapsed after such default ceased to subsist। आज के डेट पे मेरी कंपनी डिफ़ॉल्ट में है क्योंकि मैंने कुछ आउटस्टैंडिंग शेयर्स वगैरह या मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट या कोई आउटसाइड डिपॉजिट्स वगैरह कहीं का कोई पेमेंट था जिसके ऊपर मैंने लेग किया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो आज मैं डिफ़ॉल्टिंग कंपनी हूँ। आज से 5 साल बाद मेरी कंपनी बायबैक करना चाहती है, क्या रोक लगा दूँ क्या? नहीं। आज से 5 साल बाद वो डिफ़ॉल्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 साल की लिमिट है। क्लियर? ये अपन क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग शैल बी फाइल्ड विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। कितना दिन? 7 दिन। जैसे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, उसकी कॉपी आपको जनरल मीटिंग में कितने दिन में देना पड़ती? कितना दिन में देना पड़ती? मतलब आपने रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास किया, उसके 7 दिन में आपको देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड ही नहीं पड़ी, मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन को 2 दिन में बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन में? 2 दिन में। ऊपर कितना था मैम? 7 दिन। यहाँ पे कितना? 2 दिन। याद रखना, एग्जाम में लिमिट्स काम आती हैं। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन में मैक्सिमम प्राइस लिखना पड़ेगा क्या, कितने में बायबैक हुआ? हाँ। व्हाट इज एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? जब भी मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ तो उसको और ढंग से एलिबरेट करने के लिए आई जस्ट अटैच सम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू इट। यानी कि मान लो कि मुझे बायबैक तो करना था, बट अब उस बायबैक से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन में मैं 10 पन्ने लगा दूंगी तो तुम्हें लगता है तुम पढ़ोगे? मैम हमसे किताबें नहीं पढ़ी गई आज तक, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं पढ़ सकते, राइट? तो क्या होता है, हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कुछ लोगों को चुल नहीं होती कि मुझे तो और जानना है, मुझे और जानना है कंपनी बायबैक क्यों कर रही है, किस प्राइस पे कर रही है, तो उन्हें शांत करने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम क्या बताते हैं? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, बायबैक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, किन लोगों से हम शेयर बायबैक करेंगे, पैसा जो आएगा वो कहाँ जाएगा, टाइम लिमिट क्या रहेगा बायबैक का, ये सारी बातें आपको देनी होती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अब आते हैं कुछ फाल्तू डिस्क्लोजर्स पे। देखो, इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है, हम टेलिंग यू कि ऐसे डिस्क्लोजर्स तुम अपना बेसिक लॉजिक लगा के भी एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। अरे बाबा, पढ़ने की नीड ही नहीं है। अपन सेबी में इतने तरीके के डिस्क्लोजर्स देख चुके हैं कि यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ। इसमें क्या पढ़ने का? देखो, फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग बताओगे जहाँ पे बायबैक अप्रूव हुआ था, बायबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी, कितना अमाउंट हमने यूज़ किया अपने रिजर्व से या पेड अप कैपिटल का, कितने प्राइस में अपन ने बायबैक किया, कितनी सिक्योरिटीज़ हम बायबैक करने वाले हैं, किस मेथड से बायबैक किया, प्रोमोटर और प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग क्या रहती है हमारी कंपनी में, ठीक है, कितने लोगों ने अपने शेयर्स ऑफर करे इंक्लूडिंग द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट एंड प्रोमोटर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर हमने बायबैक की बात रखी होगी, इंटेंशन ऑफ द प्रोमोटर्स एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कि वो कितने शेयर्स को बायबैक करें। क्योंकि देखो, अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया जा रहा है, पैसा नहीं शेयर, सॉरी,
शेयर होल्डर से अगर शेयर लिया जा रहा है तो प्रोमोटर से भी शेयर पैसा लिया जा रहा है, ओके मतलब उनके भी शेयर्स आएंगे तो उनका इंटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। अ कन्फर्मेशन दैट देयर इज़ नो डिफॉल्ट, ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि अगर डिफॉल्ट था तो अपन वैसे बायबैक नहीं कर सकते। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सब कुछ ढंग से कंफर्म कर लिया है जनरल मीटिंग के बाद में। उन्हें ऐसा लगता है कि हम फ्रॉड करने के लिए या हमें अपना डेट पे नहीं करना था, उस रूट पे जाने के लिए हम बायबैक नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या रहे हैं, हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज़ अगर अराइज होती है तो कहीं हम इंसॉल्वेंट तो नहीं होने वाले। देखो तुम बायबैक करने जा रहे हो यानी तुम्हारे पास पैसा तो एक्स्ट्रा पड़ा है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कंपनी की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रखी हो, तो क्या मुझे अपनी असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं उसको चेक नहीं करना पड़ेगा क्या, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बायबैक के बाद मेरी लाइबिलिटीज़ एकदम से गिरने लगे। ठीक है, इन सब पे ओपिनियन फॉर्म करने के लिए हमें लाइबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड में तो नहीं आ रहे या हमारी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक रिपोर्ट क्या होगी कि वी हैव इंक्वायर्ड इनटू द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो हम इससे ले सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव फॉर्म द ओपिनियन ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स दैट कंपनी विल नॉट हैव रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम दैट डेट। जो पॉइंट मैंने अभी बताया कि कहीं मैं बायबैक कर रही हूँ और बायबैक करने के 1 साल के अंदर मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो पहले अपनी कंपनी को बचाओ फिर बायबैक करना। बायबैक का प्रोसेस कैसा रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्केंट बैंकर, सबसे पहले रजिस्ट्रार, फिर वो जो रेजोल्यूशन तुमने पास किया वो तुमको किसको बताना होगा, सेबी को या स्टॉक एक्सचेंज को। पब्लिक अनाउंसमेंट डालनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, क्लियर है। उसके बाद आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर प्राइस क्या है मैम, अरे जब मैं ऑफर दूंगी ना अपने शेयर होल्डर्स को कि कितने में मैं उनसे शेयर्स बायबैक करना चाहती हूँ, ये उस ऑफर की बात कर रहे हैं। फिर होगा एक्सेप्टेंस, कुछ लोग करेंगे हाँ कुछ लोग करेंगे ना, जो लोग हाँ करेंगे उनको मैंने पैसा देना है और उनसे शेयर्स लेना है, जो लोग करेंगे ना क्या मुझे उनसे भी यही सारा काम करना है क्या, नहीं करना। जो लोग हाँ करेंगे मुझे सिर्फ उनके शेयर चाहिए, जो ना करेंगे उनके कुछ नहीं हो सकता। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड इंटीमेंशन और टू द स्टॉक एक्सचेंज, मैम एक्सटिंग्विशमेंट मतलब पूरी तरह ख़त्म करना। आप बायबैक कर रहे हो अगर सिक्योरिटीज़ का, तो अब क्या उस शेयर का कोई वजूद है क्या, नहीं है ना, वो शेयर तो जा चुका। जो शेयर ही वजूद में नहीं रहा, जो शेयर ही नहीं रहा, तो अब उसका अमाउंट या उसका अपनी कंपनी की बैलेंस शीट या अपने शेयर होल्डर पे नाम रखने से फ़ायदा क्या, शेयर बायबैक हो चुका है तो उसको जला दो, फाड़ के फेंक दो, जलाना। वैसे सच बोलूँ आज ऐसा नहीं होता, बट जब तक ये डीमैट वाला फॉर्म नहीं आया था ना, वी यूज टू जस्ट डिस्ट्रॉय द शेयर्स, आग लगा दी जाती थी, प्रॉपर आग लगा दी जाती थी शेयर्स को, इसलिए वो लिखा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट। फिर क्या मुझे कोई रिटर्न और भी फाइल करनी पड़ेगी, हाँ रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी ना, कि आप बायबैक कर रहे हो तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न विद आरओसी एंड सेबी, मर्केंट बैंकर जाके फाइल करेगा। इसके बाद एक एडवर्टीजमेंट तुम्हें पोस्ट बायबैक देना पड़ेगा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर बायबैक। किस में दोगे एडवर्टीजमेंट, टीवी पे नहीं देना, न्यूज़ में देना है, ओके। टेंडर ऑफर क्या होता है, जब कंपनी ऑफर निकालती है बायबैक का, वही उसमें बोली वाला वो होता है अपना, ये हम कर चुके हैं एडिशनल डिस्क्लोजर्स। इसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट, यस नंबर 1, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिन में करना है, 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट। आज मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उसके 2 दिन के अंदर मुझे जाके पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और पब्लिक अनाउंसमेंट हम चीख चीख के कहाँ बताते हैं हमेशा, इंग्लिश में, हिंदी में, वर्नाक्युलर में। फिर से बोलो, इंग्लिश हिंदी वर्नाक्युलर। मैम वर्नाक्युलर तो लिखा ही नहीं है, अरे बेटा रीजनल को ही वर्नाक्युलर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वर्नाक्युलर सबके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। अ कॉपी ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल ऑल्सो बी सबमिटेड टू सेबी, देना ही पड़ेगा। फिर क्या करोगे, सेबी के साथ आपको एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा, जिसमें आप सारे डिस्क्लोजर्स बताओगे कि ये है। कौन बताएगा, मर्केंट बैंकर, जो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि मेरी कंपनी आज सॉल्वेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द सेबी। सेबी अपने पैसों का पूरा इंतजाम रखता है। बायबैक ऑफर के बाद आपको एक रिकॉर्ड डेट बतानी पड़ेगी कि दिस विल बी अ रिकॉर्ड डेट ऑन विच वी आर गोइंग टू डू द बायबैक। देन यू हैव टू डिस्पैच अ लेटर ऑफ ऑफर विद द टेंडर ऑफर टू सिक्योरिटीज हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। लेटर ऑफ ऑफर क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकता है, अलाउड है, फिजिकल इज नॉट कंपल्सरी। फालतू सा टॉपिक, लीव। अच्छा, आपका जो शेयर्स ब्रॉडबैक है वो 2 कैटेगरी में रहेगा। एक तो मैंने पहले ही बताया, कहीं स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ हम कुछ गलत ना कर दे तो उनका अलग से अमाउंट रहेगा,
और जनरल कैटेगरी रहेगी अदर शेयर होल्डर्स की, जिसमें भी कुछ कैटेगरीज बनी हुई होगी, यानी कि मुझे किन शेयर होल्डर्स से कितना पैसा चाहिए उनकी एक अलग से कैटेगरी होगी, उनकी बात हम अलग से करेंगे। मैम होल्डिंग ऑफ मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स को सिंगल माना जाएगा क्या बायबैक पर्पस के लिए? हाँ। क्या अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर भी टेंडर कर सकता है शेयर बायबैक के लिए? यस। अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर में ऑल्सो टेंडर है शेयर होल्डिंग्स टू बायबैक फॉर सबमिटेड द ड्यूली एक्सीडिंग ट्रांसफर डीड। कहने का सीधा मतलब है आज मैं अनरजिस्टर्ड हूँ बट मैं अगर किसी को ट्रांसफर करी हूँ एज अ रजिस्टर्ड वन तो क्या मुझे अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। अच्छा, इसके बाद एस्क्रो, हमेशा एस्क्रो, हम कोई भी काम करने जाते हैं आज की डेट में सेबी में जो कि पैसों से या बायबैक टेक ओवर कुछ भी, तो हाँ जी, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं सबसे पहले हमको कराना पड़ता है एस्क्रो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट। एस्क्रो में क्यों? कि हम कम धोखाधड़ी या फ्रॉड करके तो नहीं भाग रहे। देखो, आज तुम्हें कोई भी काम करना है जिसके लिए पैसों की नीड है, आप घर पे भी सोचो ना, अगर आपको कोई भी काम करना है जिसमें स्पेशल पैसों की नीड है, क्या आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ उसके लिए अलग से निकाल के नहीं रख देते? आप अगर सैलरी लेकर आ रहे हैं, चलिए आप नहीं ला रहे हैं, आपके घर में कोई सैलरी लेकर आ रहा है और आपको पता है कि इस महीने ये खर्चा होना ही होना है, मेरा बर्थडे है, मेरा कुछ भी है, ठीक है, तो क्या मैं उसका थोड़ा सा अमाउंट अलग से निकाल के नहीं रख देती? क्या रख देती हूँ ना। तो यही हमें यहाँ पे करना है। अगर आपका कंसिडरेशन जो है वो 100 करोड़ रुपए से नीचे है तो यू हैव टू गिव योर 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल टू अ स्पेशल अकाउंट। अगर आपका जो कंसिडरेशन है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 25% अप टू 100 करोड़ एंड 10% देयर आफ्टर, यानी 100 करोड़ से ऊपर जितना होगा उसका कितना 10% आई हैव टू डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट। द एस्क्रो अकाउंट के शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आएगा इसके अंदर, 3 तरह से हो सकता है। कैश डिपॉजिट विद अ कॉमर्शियल बैंक, आप अपने बैंक में जाके जमा करा दो। ये नहीं कर सकते तो बैंक गारंटी कर दो अपने मर्केंट बैंकर के फेवर में, क्योंकि मर्केंट बैंकर अपनी कंपनी का इंडिपेंडेंट है, वो एसोसिएटेड नहीं है, वो पैसा लेके नहीं भागेगा, तो उसके बिहाफ पे गारंटी कर दो। या फिर डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन विद द मर्केंट बैंकर, ये सब भी नहीं हो रहा तो कुछ डिपॉजिट कर दो सिक्योरिटीज अलग से मर्केंट बैंकर के नाम पे अपने बैंकर के साथ में, या फिर इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन जिससे आप एस्क्रो में पैसा डाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद जब आप बायबैक के लिए जा रहे हो तो कंपनी शैल ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद द बैंकर टू एन इशू रजिस्टर्ड विद द सेबी इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द ऑफर एंड डिपॉजिट देयर इन द सम as would together with the 90% of the amount lying in the escrow account make up the entire sum due and payable consideration for buyback। सिंपल सी चीज़, तुम आज बायबैक का सारा प्रोसेस करके आ चुके हो तो तुम्हें उसके एस्क्रो में 90% पैसा तो जितना तुम्हें कंसिडरेशन पे करना है उसका डालना पड़ेगा। The company shall complete verification of offers received and make payment of consideration to the shareholders from that account। मैंने एक अलग से स्पेशल अकाउंट खुलवा दिया जहाँ मैंने 90% पैसा ऑफ द टोटल कंसिडरेशन डाल दिया है। अब जैसे जैसे मेरे पास वो बायबैक के ऑफर्स आते जाएंगे कि हाँ एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, मैं उनको पैसा डिस्चार्ज करती जाऊंगी उस अकाउंट से। सिंपल। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर क्लोजर कंप्लायंसेस, द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सर्टिफिकेट जो बायबैक हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब वो शेयर सर्टिफिकेट किसी काम का ही नहीं रहा। ओके, रजिस्ट्रार टू द इशू a merchant banker a statutory auditor within 15 days of the acceptance of the shares of the specified securities। Period of 15 days shall not extend beyond 7 days of the expiry of buyback period in any case। कितने दिन में डिस्ट्रॉय करना है तुमको फिजिकली? 15 दिन में तो तुमको करना है, ठीक है, लेकिन बायबैक खत्म होने के 7 दिन के अंदर बाद ही 15 दिन शुरू हो जाएंगे, उससे लेट नहीं जाएगा। द कंपनी शैल फर्निश द पर्टिकुलर्स टू द स्टॉक सर्टिफिकेट एक्सटिंग्विश्ड एंड डिस्ट्रॉयड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। क्लियर है? फिर इसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा? आरओसी को और रजिस्ट्रार मर्केंट बैंकर को, 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इनका कंप्लायंसेस दैट वी हैव फॉलोड ऑल द कंप्लायंसेस वी हैव टू फाइल द स्टेटमेंट, ये करना पड़ेगा। सिंपल, क्या याद रखना है? 7 दिन में तुम्हारा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो बायबैक के तुम्हें इतना सा ऑड लॉट कुछ नहीं है, ये जो बायबैक के प्रोविजंस अपन पढ़ रहे हैं क्या ये ऑड लॉट वाले शेयर्स पे भी लग जाएंगे एज इट इज? हाँ। बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट ईदर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज और ईदर थ्रू बुक बिल्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज के लिए कंपनी किन शेयर्स को बायबैक कर सकती है? वो शेयर जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे हैविंग नेशनवाइड टर्मिनल्स। मैम स्टॉक एक्सचेंज का नेशनवाइड टर्मिनल भाई। The buyback of the shares to the stock exchange shall not be made from the promoters or person in control of the company। क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद रही हूँ तो मैं अपने प्रोमोटर के शेयर्स खरीदूंगी क्या? पागल थोड़ी हूँ, मुझे जनरल पब्लिक के शेयर्स वहाँ से लेने और लोगों के नहीं, ठीक है। ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म,
बाय और सेल ऑर्डर मैचिंग क्या होता है, मुझे खरीदना है, किसी को बेचना है, जब दोनों मैच करेंगे उसे बोलेंगे ऑर्डर सेलिंग मैचिंग मैकेनिज्म। तो कंपनी खरीदने को रेडी है, तुम बेचने को रेडी हो, तब जाके ये मैचिंग हो पाएगा। फिर द कंपनी शैल अपॉइंट अ मर्केंट बैंकर, इसको पब्लिक अनाउंसमेंट देगा 2 दिन के अंदर, वही न्यूज़पेपर के अंदर। आफ्टर दैट आपको सेबी को प्रिस्क्राइब फीस के साथ सब कुछ फाइल करना होगा। ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिटेल्स भी आपकी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है ओपनिंग ऑफ द ऑफर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। The identity of the company as a purchaser shall be appeared on the electronic screen. The buyback offer shall be opened not later than 7 working days from the from the date of public announcement and shall be closed within the period of 6 months. कितने दिन तक रहेगा ये बायबैक ऑफर आपका? 6 महीना तक ही रहेगा। इसके बाद क्या कंप्लायंसेस होंगे, आपको डेली बेसिस पे बताना पड़ेगा कि हम कितने बायबैक कर चुके हैं, कैसा चल रहा है, प्लस अपनी वेबसाइट पे भी लिखना पड़ेगा कि कंपनी का बायबैक हो रहा है। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बायबैक इज़ अ मटीरियल इवेंट। न्यूज़ देखना खोल के, कोई भी कंपनी बायबैक करती है ना तो वो बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो उनको ये चीज़ वेबसाइट पे डिस्क्लोज करके रखनी पड़ेगी। प्रोसीजर फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ द स्पेसिफाइड इन फिजिकल फॉर्म। अगर तुम डीमैट में नहीं कर रहे हो, आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ अगर फिजिकल फॉर्म में हो रहा है तो अ सेपरेट विंडो शैल बी क्रिएटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज विच शैल रिमेन ओपन ड्यूरिंग द बायबैक ऑफ शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म, जब तक वो पूरा नहीं होता। द कंपनी शैल बायबैक द शेयर्स हेल्डिंग फिजिकल शेयर्स ओनली थ्रू दिस मोड, और इस पे आइडेंटिटी अलग से तुमको बताना पड़ेगा। प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस क्या रहेगा बायबैक का? इट विल बी द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ब्रॉट बैक अदर देन इन द फिजिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन सच शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। पिछले कैलेंडर वीक में तुम लोगों का जो प्राइस है वो वेटेड एवरेज प्राइस होगा। पिछले हफ्ते के प्राइसेस निकालो, उन सारे प्राइसेस का वेटेड एवरेज करो। वेटेड एवरेज मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो पर डे प्राइस की डिटेल्स लेके उसको 7 से डिवाइड करके यू विल गेट द वीकली प्राइस, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है, हाँ कितना डालेंगे उसमें? 25%। कैसे? वो तरीके अपन ऊपर देख चुके हैं, क्लियर है। 1 सेकेंड। जितना अमाउंट मैंने ईयरमार्क करा उसका 2.5% पहले मुझे अपने एस्क्रो में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। एस्क्रो पे कब रिलीज हो पाएगा? जैसे जैसे आपका आता चाहता है परमिशन, एस्क्रो विल बी रिलीज आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट ईयरमार्क्ड फॉर बायबैक एज स्पेसिफाइड इन द स्पेशल रेजोल्यूशन। जो गारंटी बची हुई है वो अब क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे कंपनी को। अगर मान लीजिए मैंने एस्क्रो में पैसा डाला था और मैंने उससे बायबैक कर लिया, तो वो जो आफ्टर 50% और मोर यूटिलाइजेशन उसको मैं रिलीज कर सकती हूँ। अच्छा, प्लीज ये वाला इंपॉर्टेंट है। In the event of non-compliances as specified, SEBI may direct the merchant banker to forfeit the escrow account. क्योंकि हमने एस्क्रो अकाउंट क्यों बनाया था? बायबैक के लिए, बट तुमने बायबैक जैसे कोई चीज़ करी नहीं, तो वो फोरफीट किया जा सकता है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ कितना? 2.5% ऑफ द अमाउंट ईयरमार्क्ड फॉर बायबैक इज स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। मैक्सिमम कितना? 2.5% तक इट कैन बी forfeited, or as the case may be, except in the cases where volume weighted average market price of the shares or the specified securities was higher than the buyback price. मान लीजिए कि आपका जो वॉल्यूम वेटेड प्राइस आ रहा है ना शेयर्स का, वो आपके बायबैक प्राइस से ज़्यादा है, तो यू कैन नॉट गो फॉर दैट। सेल ऑर्डर्स वर इनएडिक्वेट डिस्पाइट द बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द कंपनी। सेल और बाय का मैंने बताया था मैचिंग होना चाहिए, बट सेल और बाय का वो मैचिंग नहीं हो पाया, या फिर ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं थे। मतलब आई वॉज इंटेंशनली गो फॉर बायबैक, बट हमारे तो देश में फ्लड आ गया, हमारे यहाँ तो फ्लड आ गया, हमारी कंपनी डूबने वाली है। अभी पहले कंपनी को बचाऊं कि बायबैक पे ध्यान दूं? ओके। In the event of forfeiture or non-fulfillment of obligations, the amount forfeited shall be deposited in सारा कितना? क्योंकि अब forfeit हो चुका है तो उसको कहीं और यूज़ करने से पहले I have to deposit the amount in IEPF। मैम IPEF MCQ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, सारा पैसा बचा हुआ, ये तो पूरे सेबी में याद रख लो, जितना भी तुम्हारा बचा हुआ पूरा पैसा है वो कहाँ जाता है? IPEF में जाता है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स, द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू एक्सटिंग्विशमेंट आपको डालना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि कितना एक्सटिंग्विश हुआ। वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 days, पहले भी पढ़ के आए थे। और
The company shall extinguish and physically destroy the securities so brought by during the month in the presence of a merchant banker and state auditor before the 15th of succeeding month. अगले महीने से पहले. बुक बिल्डिंग में कैसा बायबैक होता है? जब हम लगवाते हैं बोली. बोली वाले बायबैक में सबसे पहले एसआर पास कर देना. अगेन सारे डिस्क्लोजर जो है देख लो सेम है. पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ पे कितने दिन में देना है? 7 दिन पहले, क्योंकि मुझे बोली लगवानी है तो लोगों को पता होना चाहिए ना बिडिंग का प्रोसेस होने वाला है, इसलिए 7 दिन पहले. पब्लिक अनाउंसमेंट में बुक बिल्डिंग की पूरी मेथोडोलॉजी भी होगी और ये भी बताया जाएगा कि किसका प्राइस कैसे रखा जाएगा. एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, डिपॉजिट देना पड़ेगा. पब्लिक अनाउंसमेंट होने से पहले देखो बिडिंग वाले प्रोसेस में यू आर इन्वॉल्विंग द शेयर होल्डर्स, वो पैसा लगा रहे हैं. अभी तक तो क्या हो रहा था कि कंपनी अपनी तरफ से टेंडर ऑफर दे रही थी तो प्राइस फिक्सिंग वगैरह सब कंपनी कर रही थी. बट अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो मुझे जो प्राइस फिक्सिंग करनी है वो बिडिंग मेथड से करनी है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ध्यान में रखती हूँ कितना अमाउंट, कितना पैसा, क्या. तो हम सारे अनाउंसमेंट, सारी चीज़ें ना पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले क्लियर करेंगे. फिर सेबी के साथ आपको 2 दिन में ये फाइल करना है. क्या इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या? हाँ. बिडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे बिड लगाई जाएगी. 15 दिन तक ये बिड ओपन रहेगी. मर्केंट बैंकर जो है वो बिड के हिसाब से डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द प्राइस. द फाइनल बायबैक प्राइस शैल बी द हाईएस्ट वन और द लोएस्ट वन. फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी द लोएस्ट वन, बट लोग अपनी चीज़ को सस्ते में बेचेंगे नहीं, तो इट विल बी द हायर वन. द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेज एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ओपनिंग ऑफ स्पेशल अकाउंट शैल बी एप्लीकेबल टू द बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग. यानी टेंडर वाला सेम का सेम यहाँ पे भी प्रोसीजर आ जाता है. ऑब्लिगेशंस ये भी एक फालतू सा टॉपिक. क्या सारे लेटर ऑफ ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट या जो जो हमने यहाँ पे डिटेल्स दी वो सारी होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है. उसके अलावा आप एक बार अगर बायबैक कर चुके हो तो बायबैक के जस्ट बाद बोनस इज नॉट अलाउड. तुम बायबैक कर रहे हो एक तरफ तो शेयर्स को वापस खरीद रहे हो और एक तरफ तुम बोनस इशू कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा. नॉट अलाउड. कंपनी शैल पे द कंसिडरेशन इन कैश ओनली. द कंपनी शैल नॉट विदड्रॉ द ऑफर टू बायबैक. अगर आपका ड्राफ्ट ऑफर लेटर एक बार फाइल हो चुका है और अब आप ये डिसाइड करते हो कि गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी हो गई बेटा, गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता. द मर्केंट बैंकर शैल इंश्योर दैट कंपनी इज एबल टू इम्प्लीमेंट द ऑफर. द प्रोविजन रिलेटिंग टू एस्क्रो अकाउंट वगैरह सही है क्या? पैसों का अरेंजमेंट सही से किया है क्या? रेगुलेशंस को फॉलो किया है? लेटर ऑफ ऑफर सही है या नहीं? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल हमने कर दिया है. पब्लिक अनाउंसमेंट ट्रू एंड फेयर है. प्लस हमने कंपनीज एक्ट के भी सारे सेक्शंस को कंप्लाई किया है. जिस बैंक के साथ हमने एस्क्रो अकाउंट का पैसा जमा कराया है वो बैंक भी सारे रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहा है. फिर पब्लिक अनाउंसमेंट में बायबैक होने के बाद आपको क्या बताना है, कितने अपने शेयर्स. अभी तक तो क्या हो रहा था, सारा प्री वाली चीज़ें. पोस्ट में क्या बताओगे? नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने प्राइस पे बायबैक किया, कितना अमाउंट बायबैक के लिए इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी होल्डर्स जिनसे हमने बायबैक कराया यानी कि इनके शेयर्स हमने वापस लिए, क्या चेंज आया मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में. मैम इज इट कंपल्सरी कि देयर विल बी अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि बायबैक करने से आपकी शेयर कैपिटल डाउन गई होगी, है ना. तो वो जो चेंज है वो भी तुमको बताना पड़ेगा. फाइनल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी सेबी को कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. Clear? So this is your end up of buyback regulations. Thank you. Yes, the topic we are going to start is takeover regulations. ठीक है मैम, टेकओवर की ज़रूरत क्यों पड़ी? रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, द सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011. क्यों लाने पड़े? इसके ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ इंपॉर्टेंट इज to ensure that the public shareholders of a company are mandatorily offered an exit opportunity as the best possible terms in case of substantial acquisition, to ensure fair disclosure about change in shareholding and control of the company. मैम अगर मैं किसी कंपनी का टेक ओवर करने जा रही हूँ तो मैं नॉर्मली टेक ओवर कर सकती हूँ ना, इतना सोचने की क्या नीड पड़ी मुझे इसमें? भाई, why there is a need to go for this much long process and to form so much regulations? टेक ओवर है, किसी शेयर को मेरे को खरीदना था, मैंने खरीद लिया. देखो, आपने तो अपनी तरफ से खरीद लिया, बट मुझे एक बात बताना, अगर आप ही एक कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रख के बैठ जाओगे तो क्या आपका कंट्रोल नहीं आ जाएगा इनडायरेक्ट उस कंपनी के ऊपर? और हमारे इंडिया में जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, रूल क्या चलता है? वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी. अगर मेरा कंट्रोल किसी कंपनी पे ऐसा ज़बरदस्ती वाला आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि जिन लोगों को
नुकसान होना नहीं चाहिए था मेरी वजह से, बट इनडायरेक्टली उन लोगों को भी नुकसान होगा। क्लियर? तो उस चीज़ को बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि जब जब मैं कंपनी में एक पॉइंट से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि 25-30 अगर मेरी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं शेयर्स एक्वायर कर रही हूँ, तो 20% पे तो एसोसिएट बन जाता है, पता होगा। अगर आपका किसी कंपनी के साथ 20% वाला होल्डिंग है तो आप एसोसिएट कहलाते हो उस कंपनी के, ये तो पता होगा। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि आपका जो होल्डिंग है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो जाता है, 25, 30, 40 तक जा रहा है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है आप ओपन ऑफर दोगे बाहर के लोगों को कि कहीं आपको हमारे कंट्रोल से प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे करके तुम तो 50 क्रॉस करके कंपनी को होल्डिंग सब्सिडरी बना लोगे, मतलब तुम होल्डिंग बन जाओगे, कंपनी को सब्सिडरी बना लोगे। तो क्या ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मुझे ओपन ऑफर देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनके साथ मैं गलत करने जा रही हूँ, उनको देना होगा मुझे ऑफर। एंड टू इंश्योर फेयर डिस्क्लोजर, ठीक है। दो, पहला तो क्या कि जो शेयर होल्डर्स मेरे बचे हुए हैं उनके पास एक राइट रहना चाहिए, उनको एक ओपन ऑफर रहना चाहिए कि मेरी कंपनी में अगर मान लीजिए मुझे नहीं पसंद कि किसी और का कंट्रोल आ रहा है, तो मुझे ऑफर चाहिए कि मैं अपने शेयर्स को पहले बेच के निकल जाऊं, उसका कंट्रोल मेरे ऊपर आए उससे पहले। और दूसरा क्या, फेयर डिस्क्लोजर के लिए भी ये मैंडेटरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हम अपने आप कर सकते हैं। एक दो चीज़ें हाँ, ये हम अपने आप कर सकते हैं, बस इतना सुन लो। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स किसे बोला जाता है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं पिछले 12 महीने में अगर मेरी टोटल शेयर कैपिटल से 10% से ज़्यादा शेयर्स में खरीदी बेची हो रही है तो माना जाएगा कि मेरे शेयर्स हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप सिर्फ मेरा 10% से ज़्यादा भी खरीद बेच नहीं कर रहे हो तो वाई बींग एम आई कॉल्ड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, ठीक है। यानी एटलीस्ट 10% का तो मेरा यहाँ पे खरीदा बेचा होना चाहिए, तब मैं उसको मानूंगी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कौन होते हैं? जो साथ में मिलकर कंपनी में काम करते हैं, दे ऑल आर नोन एज द पब्लिक पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। मैम क्या मैं शेयर 2% शेयर मैं किसी कंपनी की खरीद रही हूँ, मुझे टेक ओवर में जाना पड़ेगा क्या? टेक ओवर बिड्स या टेक ओवर ऑफर देना पड़ेगा क्या? नहीं। हर चीज़ के लिए कुछ लिमिट्स बनी हुई हैं, आप जब वो लिमिट्स को क्रॉस कर लोगे ओनली आफ्टर दैट आपको यू हैव टू गिव द टेक ओवर ऑफर, ठीक है। कब कब ट्रिगर होंगे ये? या तो डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में, इनडायरेक्ट एक्विजिशन में एंड कंट्रोल में। तीनों समझते हैं कि कब कब आएगा। ट्रिगर पॉइंट पे आ जाओ। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट आता है कि अगर इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं जो बोलना चाह रही हूँ ध्यान से सुनना। अगर मुझे किसी कंपनी के 25% से ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे 26% वालों को देना पड़ेगा टेक ओवर ऑफर। मैम 25%, 26, मुझे 25% एक्वायर करना है किसी कंपनी का, मुझे उस 25% से पहले 26% लोगों को देना पड़ेगा एक टेक ओवर ऑफर कि क्या मैं आपके शेयर्स को खरीद सकती हूँ। हु इंटेंड्स टू एक्वायर द शेयर्स अलॉन्ग विद PAC would that would entitle him to exercise 25% or more of voting rights can acquire such additional shares only after making a public announcement to acquire a minimum 26% shares of the target company through an open offer। यानी अगर मुझे 25% शेयर्स लेने हैं तो एटलीस्ट 26% शेयर्स के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? पब्लिक ऑफर कि मैं आपके शेयर्स एक्वायर करना चाहती हूँ, ठीक है। ये थी तुम्हारी पहली और मैंडेटरी लिमिट, ये हमेशा क्रॉस होगी। प्लीज़ रिमेंबर, मैंडेटरी लिमिट हमेशा क्रॉस होगी। क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट क्या बोलती है? क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट बोलती है, मान के चलो कि तुम पहले से 25% शेयर अगर होल्ड करके बैठे हो, ऊपर वाले में क्या था, मेरा शेयर होल्डिंग 25 से क्रॉस होने जा रहा था, तो क्रॉस से पहले मुझे देना पड़ेगा पब्लिक ऑफर। यहाँ पे क्या है, मेरा 25 से क्रॉस नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी 25% की शेयर होल्डर हूँ, हो सकता है 26% की शेयर होल्डर हूँ, और जैसे ही 25% की मैं ऑलरेडी हूँ और मुझे 5% से ज़्यादा और ख़रीदना है तो अगेन मुझे 26% लोगों को देना पड़ेगा। कितना? टेक ओवर ऑफर। ध्यान से समझना, अगर मैं 25% रख के बैठी हूँ और मैं 5% और एक्वायर करना चाहती हूँ तो 26% को मुझे देना पड़ेगा टेक ओवर ऑफर, ठीक है। अगर मैं 25% से कम ले रही हूँ तो क्या मुझे टेक ओवर ऑफर रखना है? नहीं। अगर मैं 25 से 75 तक जा रही हूँ तो 5%, जैसे ही तुम 25 से ऊपर जाओगे ना तो 25 से ऊपर तुम्हें हर 5% के लिए फिर से ओपन ऑफर देना पड़ेगा। क्लियर है? ओपन ऑफर आपका या तो मैंडेटरी होगा या वॉलंटरी होगा। मैंडेटरी ओपन ऑफर कब देना पड़ता है? जब हमने ये लिमिट्स को क्रॉस करा तो हमारा ओपन ऑफर आएगा मैंडेटरी वाला, ठीक है।
कहाँ पे मुझे ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है? When there is an acquisition by a promoter pursuant to a preferential issue of equity shares by the target company, यानी जब कोई प्रोमोटर के शेयर्स हैं, प्रोमोटर्स का प्रेफरेंशियल इशू है, उस केस में मुझे ज़रूरत नहीं है ओपन ऑफर देने की। मैम हर बार ओपन ऑफर देना पड़ता है का क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए मेरे पास 27% शेयर है कंपनी का और मुझे 3% और रखना है, ठीक है, मेरी पोस्ट होल्डिंग कितनी हो गई? 30%। ओके, यानी कि अब आपको, मैम मैंने बीच में क्या किया ना, शेयर्स को बेच भी दिया। ध्यान से देखना ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम्हारे पास 27 था, तुमने 3 को और रखा, तुम्हारा टोटल कितना आया? 30। क्या वो क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट क्रॉस हुई? क्या हो गई? यानी तुमको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। लेकिन मैम मैंने ना 4% बीच में वापस भी खरीद लिया था, 4% वापस भी खरीद लिया था, तो क्या अभी भी मुझे ओपन ऑफर देने की ज़रूरत है? हाँ, अगर तुम बीच में खरीद भी लेते हो ना शेयर्स को, बाय बैक भी कर लेते हो, तुम्हारी लिमिट कम भी होती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको ओपन ऑफर तो देना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल वोटिंग राइट इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू, देन अच्छा, एक्विजिशन और कंट्रोल क्या होता है? देखो ऐसा हो सकता है कि मैं उस कंपनी की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं रखती हूँ, तो मेरा उस कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली आई एम कंट्रोलिंग दैट कंपनी। ओके, इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या कंट्रोल। प्रोपोर्शनेट एनएवी ऑफ द टारगेट कंपनी एज द परसेंटेज ऑफ एनओपी एक्सीड्स 80%। अगर किसी टारगेट कंपनी का जो एनएवी है उसका 80% मेरे शेयर का पोर्टफोलियो बनता है, तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। प्रोपोर्शनेट सेल्स टर्नओवर ऑफ द टारगेट कंपनी एज द कंसोलिडेटेड टर्नओवर एक्सीड्स 80%। उसके सेल्स टर्नओवर में मेरा 80% है। प्रोपोर्शनेट मार्केट कैप ऑफ टारगेट कंपनी एक्सीड्स 80%, तो उसमें भी मेरा क्या माना जाएगा? दैट आई एम नॉट हैविंग अ डायरेक्ट कंट्रोल बट आई एम हैविंग एन इनडायरेक्ट कंट्रोल। वॉलंटरी ऑफर क्या होता है? वॉलंटरी ऑफर क्या होता है? मैं अपनी इच्छा से ऑफर देती हूँ, उसको मैं वॉलंटरी ऑफर बोलती हूँ। देखो, मैंडेटरी ऑफर में क्या झमेला है ना कि मुझे इतनी सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और हर बार मेरा वो लिमिट 5-5 से क्रॉस होता जाएगा या 2-2 से क्रॉस होता जाएगा ना, तो मुझे फिर से वो ओपन ऑफर देना पड़ेगा, दिक्कत है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, आई कैन गिव एन ओपन ऑफर वॉलंटरली, अपनी स्वेच्छा से। यानी कि हो सकता है मेरा 25% वाला क्रॉस ही नहीं हो रहा हो, फिर भी मैंने ओपन ऑफर दिया। एन एक्वायरर हु टुगेदर विद द पर्सन ऑक्टिंग इन कंसर्ट, अगर आपका मैक्सिमम परमिशनेबल लिमिट यानी 25% से नीचे भी है, ठीक है, तो हमारे को ओपन ऑफर देना पड़ेगा या फिर देंगे हम अपनी इच्छा से। देखो, मुझे ये तो पता था कि मेरा 25 क्रॉस होने वाला है, लेकिन मैं मैंडेटरी वाले रूट पे जाऊंगी तो वो मेरे को थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। मैंने इससे अच्छा क्या फ़ायदा उठाया, मैंने बोला कि मैं इस शेयर का, मुझे ये तो पता था 25 से ऊपर जाना है, तो मैंने बोला मैं अगर आपके शेयर्स एक्वायर करना चाहती हूँ, ये पकड़ो ओपन ऑफर। मैंने पहले से 10% लोगों को ओपन ऑफर दे दिया। मैम 10% को देखो, तुम जब मैंडेटरी रूट में जा रहे थे तो तुम्हें कितनों को देना पड़ा था? 26% वालों को। और मान लो वो 26% ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो दिक्कत हो जाती, मुझे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता। तो इसीलिए अभी मैंने क्या किया, बचने के लिए मैंने उसको 10% वाला रख दिया, ठीक है, कि मैं इतने पे ओपन ऑफर दूंगी। अगर आपकी कंपनी जो है वो आईजीपी पर लिस्टेड है, ओके, नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की जगह वो किस पर लिस्टेड है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो उस केस में योर 25% वुड बी काउंटेड एज 49%। यानी वहाँ तुम्हें तब तक ओपन ऑफर देने की नीड नहीं है जब तक कि तुम 49% क्रॉस नहीं कर जाते। Acquisition of shares prior to the voluntary offer. When any acquirer or any person acting in concert, PAC जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, has acquired the shares of the target company in the previous 52 weeks without attracting the obligation to make a public announcement of an open offer, he shall not be eligible to voluntarily make a public announcement for acquiring shares under these regulations. अगर आपने वॉलंटरी ओपन ऑफर से पहले जो एक्विजिशन किया वो अलाउड है क्या? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा पॉइंट। प्रोहिबिशन ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफन पीरियड, जब आपका जो काम है, जब आप वॉलंटरी ओपन ऑफर दे चुके हो, तो क्या अब आप ऑफर के अलावा किसी भी तरीके से शेयर्स को ले सकते हो? नहीं। एक बार अगर मान लीजिए आपका ओपन ऑफर का वो जो है लिमिट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या अब आप यहाँ पे वापस से उसको एक्वायर कर सकते हो शेयर्स को? नहीं। अगर कोई पर्सन विलफुल डिफॉल्टर है, उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है।
लेकिन वुलफिल डिफॉल्टर को कंपीटिंग ऑफर देने का चांस दिया जाता है, यानी कि मैं खुद से वॉलंटरी ओपन ऑफर नहीं दे सकती, लेकिन मान लो मैं एक वुलफिल डिफॉल्टर हूँ और मैं देख रही हूँ कि कोई और मेरे जैसा कंपटीशन में पार्ट लेने का राइट है। अगर मेरे जैसे 3 लोगों ने और प्राइस रखा होगा या ओपन ऑफर निकाला होगा, इन दैट केस आई एम अलाउड, बट अकेले बेसिस पे आई एम नॉट अलाउड। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हमें पता ही है क्या होता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को भी हमें यहाँ पे नहीं देना। अब देखो, ये है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जिससे तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। कंपलसरी ऑफर कैसे आ सकता है? या तो तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे? अभी बताया था, तुम्हारा सेल्स टर्नओवर के कारण हो गया। तुम एक दूसरे की होल्डिंग, ए का बी में राइट है, ध्यान से समझना, ए है ना, बी की होल्डिंग है, और बी जो है सी की होल्डिंग है। कहना है से ए और सी एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाएंगे ना, तो ये है तुम्हारा इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो फर्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों केस में हो सकता है। वॉलेंट्री, अगर मैं 25% से ज़्यादा जाना चाहती हूँ तो आई कैन गिव एन ओपन ऑफर। फर्दर द एक्वायरर और पीएसी शुड नॉट हैव एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विदाउट द ऑब्लिगेशन टू मेक मैंडेटरी ऑफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 52 वीक्स। यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि पिछले 52 वीक्स, मैम 52 वीक्स एक साल, पिछले एक साल में अगर मैंने कोई भी शेयर एक्वायर किया है तो वो ओपन ऑफर के थ्रू ही किया हो। मतलब अगर मेरी लिमिट्स क्रॉस हुई थी 25% वाली, तो पहले से मैंने ओपन ऑफर दिया होगा तब। एप्लीकेबिलिटी ऑन क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड और क्रीपिंग एक्विजिशन बाय वे ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आपका जब इच्छा हो स्वेच्छा से ओपन ऑफर दे दो। मिनिमम साइज कितना रहता है? 26%, और यहाँ पे मिनिमम साइज कितना रहता है? 10%। अभी बताया था कि वहाँ मुझे 26% वालों को देना पड़ता है ओपन ऑफर कि हम टेक ओवर करना चाहते हैं, क्या आप अपना शेयर बेचेंगे। यहाँ पे मुझे कितनों को देना है? सिर्फ 10% वालों को। तो सोच के बताओ, ज़्यादा फायदा तो ऑब्वियसली उस वाले केस में है। यहाँ मुझे 26% वालों को पैसा देना पड़ेगा, वहाँ 10% वालों को। डायरेक्ट एक्विजिशन के अंदर तुम्हारी ऑफर साइज रहेगी 26 ऑफ द टोटल वर्किंग शेयर, और टेंडरिंग पीरियड से 10 दिन के अंदर आपको ये देना पड़ेगा। वॉलेंट्री के केस में तुम्हारे को 10% वालों को देना है, ठीक है, एंड नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग से ऊपर ये नहीं जाएगा। सब अब आते हैं टेक ओवर का प्रोसेस कैसा होगा। सबसे पहले अभी तक हम जो करते आए, मर्केंट बैंकर को अपॉइंट कर दो। उसके बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट डाल दो। पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में डालो या फिर स्टॉक एक्सचेंज में। ध्यान से याद रखना, हम अभी बायबैक पढ़ के आए थे, वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट गई थी न्यूज़पेपर में। यहाँ पे जो पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगी वो जाएगी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को। फिर आपको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। और एस्क्रो अकाउंट क्या काम करता है मैम? एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करता है। एस्क्रो अकाउंट एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करता है। जितना टेक ओवर मुझे करना है उस टेक ओवर का कुछ परसेंटेज मुझे एस्क्रो में डालना पड़ेगा। फिर मुझे एक डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट होने के 5 दिन के अंदर अंदर मुझे देना होगा डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर विद सेबी एंड सेंड अ कॉपी टू द टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। फिर मुझे एक लेटर ऑफ ऑफर देना होगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। Upward revision of the offer price by acquirer prior to the commencement of the last working day before the commencement of tendering period. टेंडरिंग पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसमें मैं अपना टेक ओवर अभी ऑफर दे चुकी हूँ और जिसमें लोग मुझे हाँ या ना करेंगे। उस ऑफर को, मतलब उस पीरियड में जाने से एक दिन पहले मेरे पास राइट होता है क्या, कि मैं इसका अपवर्ड रिविजन भी कर सकती हूँ अपने ऑफर प्राइस का। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू बी पब्लिश एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड। अगर आज आप बायबैक करने जा रहे हो तो आपकी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी तुमको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका जो टेंडरिंग पीरियड है शिल नॉट बी लेटर देन 12 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द बोर्ड एंड रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। टेंडरिंग पीरियड तुम्हारा 10 दिन के अंदर क्लोज हो जाएगा। कितना दिन? प्लीज़ याद रखो, कितना दिन? 10 दिन। कंसिडरेशन कितने दिन में पे करना है? 10 दिन में पे करना है। और फिर एक बार आप कर चुके हो तो तुमको पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट क्या, कि हम टेक ओवर कर चुके हैं, उसके बाद का एडवर्टीजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया? अपॉइंटमेंट ऑफ मर्किंग बैंकर। मैम पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले अपॉइंट करो या बाद? पहले। इन एनी केस तुम्हें पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले मर्किंग बैंकर को अपॉइंट करना है। पब्लिक, उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर शैल बी सेंड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ जहाँ ये लिस्टेड है।
एस्क्रो अकाउंट 2 दिन पहले, पब्लिक अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट ओपन करा लेना। डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट देना होगा विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। फिर आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी के साथ फाइल करना है और विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। लेटर ऑफ ऑफर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग कमेंट्स ऑफ फ्रॉम सेबी, ठीक है। अपवर्ड रिविजन ऑफ द ऑफर प्राइस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द टेंडरिंग पीरियड। आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन रहेगा उसको आपको 2 दिन पहले बताना होगा टेंडरिंग पीरियड के। टेंडरिंग पीरियड शेल स्टार्ट नॉट लेटर देन 12 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द बोर्ड। टेंडरिंग पीरियड आपका 10 दिन के अंदर क्लोज होगा और 10 दिन क्लोज होने के 10 दिन के अंदर अंदर तुमको पूरा पैसा अपने लोगों को जिनसे तुम मांग रहे हो, मतलब टेक ओवर ऑफर तुमने बिड करवाई है, उन लोगों को देना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आखिरी में 5 दिन के अंदर पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट दे देना जिसमें बता देना कि तुमने कितना टेक ओवर किया, कितने में किया, कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्लोजर्स। कुछ डिस्क्लोजर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपका जो एक्वायरर है यानी खरीदने वाला अलॉन्ग विद द PAC पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट वो 5% से ज़्यादा तुम्हारा अगर शेयर होल्डिंग लेता है तो हर 5% में उसको 2 दिन के अंदर देना पड़ेगा क्या, एक इंटीमेशन कि मैं 5% से ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ। किसको बताएगा? स्टॉक एक्सचेंज को। इसके बाद अगर वो डिस्क्लोजर तुम्हारा 5% से भी कम है, अगर एक ये तो तुम्हारा फर्स्ट डिस्क्लोजर था 5% से दे देना। दूसरा डिस्क्लोजर अगर मान लो 5% से ज़्यादा नहीं है बट पिछले वाले से 2% से ज़्यादा है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पहला क्या बोला मैंने कि अगर मेरा 5% का चेंज आ रहा है तो मेरे को देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट। दूसरा मैंने क्या बोला, मेरा जो चेंज है वो 5% का तो नहीं है, 5% से कम है, से 4% है, लेकिन पिछली बार जो मैंने डिस्क्लोजर दिया था उससे अब तक 2% से ज़्यादा का चेंज आ गया दोनों में। लास्ट डिस्क्लोजर एंड करंट डिस्क्लोजर में 2% का चेंज है तो मुझे फिर से एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, अगेन 2 वर्किंग डेज में। और कहाँ पे? सेबी को। अगर मैं IGP पे लिस्टेड हूँ तो 2% को क्या माना जाएगा? 5। IGP में यानी इनोवेटर्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म में आपकी सारी लिमिट्स थोड़ी सी हायर अप है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ऊपर क्या था? 25 की जगह 49, यहाँ पे क्या है? 2% की जगह 5%। हो सकता है MCQ में कंफ्यूज कर दे। शेयर्स टेकन अपॉन अनकम्बरेंस शैल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन। अगर मान लो कि मेरा मालिकाना हक आता है, एनकम्बरेंस किसे बोलते हैं? जब आपकी कंपनी पे चार्ज क्रिएट होता है ना तो वो चार्ज को मैं क्या बोलती हूँ? एनकम्बरेंस क्रिएट होना। आपका किसी के ऊपर हक आ जाता है तो माना क्या जाएगा? आपका एनकम्बरेंस है, ठीक है। तो क्या एनकम्बरेंस को भी टेक ओवर का पार्ट मानूंगी मैं? हाँ बिल्कुल मानूंगी। इट शैल बी कॉल्ड एज एक्विजिशन। शेयर गिवन अपॉन रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस शैल बी टेकन एज डिस्पोजल। अगर मान लो मैंने अपना एनकम्बरेंस एक्सरसाइज किया, इसके बाद मैं शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करती हूँ तो उसको मानूंगी डिस्पोजल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डिस्क्लोजर्स किसको नहीं लगेंगे? अगर मैं हूँ एक बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और मैं कर रही हूँ सारा काम किस में? अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो ज़्यादा समझ में आएगा, यू कैन गो फॉर इट। अब आते हैं रेगुलेशंस। प्रोमोटर कब कब अपना डिस्क्लोजर देगा? प्रोमोटर या PAC जो है अगर वो अपना शेयर्स पे एनकम्बरेंस रखता है, यानी कि प्रोमोटर बोलता है कि इस शेयर के ऊपर मेरा चार्ज है, मेरा राइट है, तो उनको 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर एनकम्बरेंस क्रिएट हो रहा है या एनकम्बरेंस रिलीज हो रहा है, दोनों केस में 7 दिन में उनको देना होगा डिस्क्लोजर। कहाँ देना होगा? जहाँ पे भी शेयर्स हैं, एवरी स्टॉक एक्सचेंज। प्रोमोटर इन्वोकेशन ऑफ एनकम्बरेंस और रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस विद इन 7 डेज अगेन, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। यानी तुम एनकम्बरेंस, तुम चार्ज को क्रिएट कर रहे हो, तुम अपना हक लेकर आ रहे हो या फिर उस हक को रिलीज कर रहे हो, वो एनकम्बरेंस छोड़ रहे हो, इन बोथ द केसेस। प्रोमोटर शेल डिक्लेयर ऑन अ ईयरली बेसिस दैट ही अलॉन्ग विद द PAC डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना उन्होंने होल्ड किया, इसका डिस्क्लोजर तुम्हें देना पड़ेगा। 7 वर्किंग डेज में देना होगा फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च। किसको देना पड़ेगा? या स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट कमिटी ऑफ द टारगेट कंपनी। ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वापस सुनो। हर प्रोमोटर को हर साल बताना पड़ेगा कि कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने एनकम्बरेंस और नहीं किया है।
मतलब उसकी अभी इतनी होल्डिंग है, उसको हर साल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस उसने कोई नया एनकम्ब्रेंस ना क्रिएट किया ना रिलीज किया, वो बताना पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च। किस किस को बताना पड़ेगा? टू एवरी स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट कमिटी बोथ। क्लियर? कहाँ कहाँ एग्जेम्पशन आती है जहाँ मुझे ओपन ऑफर देने की नीड नहीं है? ऑटोमेटिक एग्जेम्पशंस। वन सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जेम्पशंस। किन किन जगह पे मुझे टेक ओवर करते टाइम ओपन ऑफर देने की या टेक ओवर ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है? नंबर वन, अगर एक्विजिशन जो हो रहा है वो इमीडिएट रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है। इमीडिएट रिलेटिव्स मतलब हस्बैंड स्पाउस, सॉरी हस्बैंड वाइफ यानी कि स्पाउसेस, हमारे बच्चे चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनके हस्बैंड उनके वाइफ यानी उनके स्पाउसेस। पर्सन नेम्ड एज प्रोमोटर्स इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड बाय द टारगेट कंपनी। सिंपल सी चीज़ है, जिस कंपनी के तुम शेयर्स लेने जा रहे हो, ओके अगर आप अगर आप जो हैं कंपनी के प्रोमोटर हैं, जिस टारगेट कंपनी के आप प्रोमोटर हैं, प्लस उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पिछले 3 साल में आप प्रोमोटर रहे हो, यानी आपका जो नाम है वो एज अ प्रोमोटर उस कंपनी में लिखा गया है, तो कंपनी उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडरी कंपनी या फिर इनके बीच में हो रहा है ट्रांसफ़र। क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में तो वहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी वाले प्रोविजंस लग जाएंगे, टेक ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट फॉर नॉट लेस देन 3 years परसुएंट टू द प्रपोज एक्विजिशन, और उसका डिस्क्लोजर भी दे चुके हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years अगेन। या फिर कब नहीं देना है मुझे डिस्क्लोजर? अगर मेरा जो एक्विजिशन है वो सेबी अंडर राइटर के लिए हो रहा है। देखो अंडर राइटर कौन होता है? कोई और शेयर नहीं लेगा तो मैं ले लूँगी। अब मेरी लिमिट्स हो तो गई 25% से क्रॉस, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि मैं एक अंडर राइटर थी कंपनी की। क्या फिर से ओपन ऑफर देने की ज़रूरत है? नहीं। स्टॉक ब्रोकर हूँ मैं, स्टॉक ब्रोकर भी क्या करता है, उसका लियन है, अगर शेयर्स नहीं तो उसको, अगर उसको पैसा नहीं मिलता तो वो शेयर्स पे अपना लियन एक्सरसाइज कर सकता है। वो लियन एक्सरसाइज के कारण क्या हुआ कि उसका जो अमाउंट था वो 25% को क्रॉस कर गया। क्या यहाँ पे भी ज़रूरत है? नहीं। मर्केंट बैंकर अगर सेफ है, उनको नहीं है यहाँ पे नीड। अगर आप सेफ्टी नेट आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आईसीडीआर में लिखा हुआ है कितना पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए मिनिमम, अगर उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे शेयर्स लेने पड़े, अलाउड है। मर्केंट बैंकर को फिर से यहाँ रजिस्टर्ड मार्केट मेकर है स्टॉक एक्सचेंज, उनको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो एस्क्रो एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि एस्क्रो एजेंट वाला जो है उसके पास में शेयर्स आएंगे, मान लो एनकम्बरेंस के वे में आया, कैसे भी आया, तो उसके नाम पे जो शेयर्स है क्या वहाँ भी टेक ओवर ऑफर आएगा? नहीं। या फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आपने अपने शेयर्स प्लेज करके रखे और अब वो आपके होल्डर बन गए। देखो इतनी सी चीज़ है समझने की कि यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, इन लोगों का इंटेंशन नहीं था कि वो कंपनी पे अपना कंट्रोल एक्वायर करें, ज़बरदस्ती इनके साथ ऐसा हो गया, ठीक है, गलती से ऐसा हो गया, तो यहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ पे इन्हें टेक ओवर ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। An acquirer who has made a public announcement of an open offer for acquiring the shares pursuant to an agreement of disinvestment, तो वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। या फिर आपसे एक इंडस्ट्रियल कंपनी हो, आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी वगैरह के प्रोविजन चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के बीच में कोई अरेंजमेंट हुआ है, अरेंजमेंट मतलब मर्जर अमालगमेशन डीमर्जर जैसा कोई अरेंजमेंट है मेरा सामने वाली कंपनी के साथ, वहाँ भी मुझे ओपन ऑफर देने की नहीं है नीड, ठीक है। या फिर एक अरेंजमेंट of not involving direct company as a transferor company or as a transferee company, or not involving the target company including amalgamation, merger, demerger pursuant to an order of law and tribunal। मैं मर्जर एक्विजिशन नहीं कर रही थी। अब देखो आप किसी को अगर मर्ज होते हो या आप एक्विजिशन करते हो ना, तो वहाँ पे हो सकता है आप कल में 25% से क्रॉस हो जाए, बट क्या ये सारे काम आपने सिर्फ इस इंटेंशन से किए थे कि आपका कंट्रोल उसके ऊपर आ जाए? नहीं, आपके साथ ऐसा गलती से हो गया तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर सेफ, आपको ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा काम यहाँ पे किस में होगा? कैश में, ठीक है। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए? 25%। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्या चेक करना है? 33%। 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर द सेम। ये 2 पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। पहला तो क्या बोला मैंने कि आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 1 सेकेंड,
आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 25% रहता है, 25% रहता है ऑफ द कंसिडरेशन पेड। तुमने टेक ओवर में जितना अमाउंट पे करना है एटलीस्ट उसका 25% किस में रहना चाहिए, कैश में। और नंबर 2, जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हो स्कीम को, तो एटलीस्ट 30% जो लोग हैं तुम्हारा, 25% तो कैश और 33% पर्सनस आर सेम। कंपनी का कंट्रोल चेंज नहीं होना चाहिए। टेक ओवर से पहले जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे और टेक ओवर के बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग है, उसमें 33% से ज़्यादा का चेंज नहीं आएगा तो भी यहाँ पे कवर है, एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये टेक ओवर कर रही हूँ क्योंकि सेबी ने मुझे बोला था, या फिर ये जो मुझे शेयर्स मिले हैं ट्रांसमिशन सक्सेशन इनहेरिटेंस के कारण मिले हैं, डेथ वगैरह का केस मैंने थोड़ी ना इच्छा करी थी, बट जो मेरे एंसेस्टर्स थे उनकी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे हो गई, डजंट मीन कि मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए थी, तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय रेंडर्स परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ देयर डेट एज अ पार्ट ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कई बार आरबीआई आपके ऊपर गाइडलाइन लगाता है कि आप अगर अपना डेट नहीं चुका पा रहे हो तो आपको अपनी शेयर होल्डिंग को भी उस हिसाब से रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है ताकि आपके ऊपर और कोई नॉर्म्स ना लगे। तो अगर आप इस केस में आते हो वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो वोटिंग राइट है वो 4 फीचर के कारण इंक्रीज हुआ है, देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि या तो मेरी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट, इन बोथ द केसेस आई हैव टू गिव एन टेक ओवर ऑफर। बट अगर आपकी वोटिंग राइट क्यों इंक्रीज हुए, क्योंकि कुछ शेयर्स का फोरफीट हो गया। सिंपल सी चीज़ है, अगर 10 लोग थे, केक खाना था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, आई ऑलवेज से केक कटेगा सब में बटेगा। अगर खाने वाले 2 लोग कम हो जाते हैं तो क्या अब 10 की जगह मुझे 8 ही लोगों में बांटना है? हाँ, यानी 8 लोगों को बड़ा पीस मिलेगा या छोटा मिलेगा? बड़ा पीस मिलेगा। वो यहाँ पे हो रहा है कि आपके जो शेयर्स हैं अगर फोरफीट हो गए, यानी अब सिंपल सी चीज़ है, कुछ शेयर होल्डर्स जा चुके हैं तो उनका जो बचा हुआ शेयर का अमाउंट है वो तो बचे हुए को ही मिल जाएगा ना, तो वो वोटिंग राइट उनका क्यों इंक्रीज हुआ? बचे हुए लोगों के कारण। ठीक है, या फिर आपका जो शेयर्स इंक्रीज हुए वो कन्वर्जन के कारण हुए, या फिर सुपीरियर वोटिंग राइट। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि शेयर तो एक ही था बट वोटिंग राइट मेरे पास 3 का आ गया, अब मानो उसके ऊपर बोनस भी इशू हो गया तो मेरा वो वोटिंग राइट बढ़ के 6 हो गया। ऐसा अगर मैं मिक्स करूँ तो मेरी 25% की लिमिट तो बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगी। बट क्या ये एसआर इक्विटी शेयर्स अपने आप में नेचर ही उनका सुपीरियर राइट देना है? हाँ, तो वहाँ भी मुझे टेक ओवर देने की ऑफर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर प्रेफरेंशियल इशू किया आता है तो भी मुझे यहाँ पे टेक ओवर ऑफर की ज़रूरत नहीं है। राइट इशू के केस में क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या राइट इशू के केस में आपको दो बातें आती है, ध्यान से सुनना। राइट इशू के केस में 2 बातें होंगी, या तो आप अपनी जो आपको एंटाइटलमेंट मिलना था, मतलब मान लो मेरे पास 1:5 के रेशियो में आना था, अगर मैं इसके ऊपर नहीं जाती तो मुझे ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कितने शेयर्स एक्वायर किए? जितना डिस्क्लोजर मैंने दिया था। बट इफ़ एनी डे आई गो बियॉन्ड एंटाइटलमेंट, जितना मैंने सोचा था मैं उससे ज़्यादा अगर शेयर्स को खरीदती हूँ तो इन दैट केस आई हैव टू गिव एन ओपन ऑफर। यहाँ पे मुझे ओपन ऑफर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे ओपन ऑफर की ज़रूरत है। फिर से बता रही हूँ, याद रखो, अगर आप राइट शेयर्स की बात कर रहे हो, आप अपनी लिमिट तक हो, जितना एंटरटेनमेंट आपको मिलना था वहाँ तक है तो आपको ओपन ऑफर नहीं देना। आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। बायबैक के कारण अगर आपका शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर में कुछ हुआ, एक्सचेंज करना पड़ा तो नहीं है। अगर आप कर रहे हो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शेयर्स खरीद रहे हो, वहाँ पे नहीं है। या फिर आप वेंचर कैपिटल फंड या कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो तो वहाँ भी आपको ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ स्पेशल लोग हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट शेयर्स का दिया जाता है। टाइमलाइन पे आ जाओ फटाफट। आपको 4 वर्किंग डेज पहले, एक्विजिशन से पहले, स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स आप अपने इमीडिएट रिलेटिव्स, ये सारा वो है, ये सारा कौन सा वाला है? रिलेटिव्स का केस है। आप अपने इमीडिएट रिलेटिव से, प्रोमोटर से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, इन सबसे कितना कितना शेयर ले रहे हो वो सब आपको 4 दिन पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से भी अगर आप कर रहे हो तो अगर तुम्हें ओपन ऑफर नहीं देना था, एक ही तरीका है, 4 दिन पहले जाके स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि मेरा जो एक्विजिशन हो रहा है वो स्टेट लेवल फाइनेंस कमेटी या फिर अपने रिलेटिव्स के थ्रू हो रहा है। क्लियर एंड सिंपल। इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस आपको सेबी ने दी हैं।
provides that an application being made by the acquirer in writing giving the details of the proposed acquisition and the grounds on which the exemption is sought along with the duly sworn affidavit, SEBI may grant exemption to the acquirer from the open offer subject to the compliance with such conditions as it deems fit. ठीक है, यानी कि अगर आप सेबी की कुछ कंडीशंस को कंप्लाई कर देती हो तो ऐसा सेबी ने बोला है आपको ओपन ऑफर देने की नीड नहीं है. इन दैट केस ऑल्सो यू डोंट हैव टू गिव एन ओपन ऑफर. फॉर इंस्टेंस, इन केस वेयर द एग्जेम्पशन इज सॉट फ्रॉम ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन विच हैज बीन ट्रिगर्ड परसुएंट टू द शेयर्स बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? जिसमें मैं कुछ शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देने की कोशिश करती हूँ. मानो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस के चक्कर में उनके जो शेयर्स थे ना वो 25% को क्रॉस कर गए, यानी अब उन पे टेक ओवर के रेगुलेशंस लग जाएंगे, वो तो फंस गए ना बेचारे. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आपके वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है और आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेबी की गाइडलाइंस को ध्यान में रख के किया है तो आपके ऊपर ओपन ऑफर नहीं लगेगा. फर्दर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपको एक फीस देनी पड़ेगी. कितनी? 5 लाख रुपए की. याद रख लो, एमसीक्यू में आ सकता है. मुझे फीस कितनी देनी पड़ेगी? 5 लाख रुपीस की मुझे फीस देनी पड़ेगी टेक ओवर ऑफर देने से पहले या फिर सेबी से परमिशन लेने से पहले. ये अपने केस लॉज हैं. ओके ओके ओके, फेयर इनफ. सो दिस इज योर चैप्टर एंडिंग विद द टेक ओवर रेगुलेशंस. थैंक यू. Let's start with a new chapter, that is laws relating to depositories and depository participants. पुराने ज़माने में सारे शेयर फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे. क्या आज होते हैं? क्या नहीं होते बाबा. अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोल के देख लो, तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा शेयर तुम्हारे सामने है और वो शेयर सच में वैसा ही है. आज की डेट में वो फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स या फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं होते, यानी कि सारी के सारे शेयर्स जो हैं वो डीमैट फॉर्म में हैं. और डीमैट फॉर्म में है तो वो कहाँ पे रखे हुए हैं? डिपॉजिटरी के पास. डिपॉजिटरीज कौन होती हैं? डिपॉजिटरीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन द डीमैट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और किसके थ्रू सर्विसेज देती हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. आज आपके पास में हर दूसरे दिन कॉल आता होगा फ्रॉम ज़ेरोधा, मोतीलाल ओसवाल या फिर एडलवाइसेस, बहुत सारे हैं. इन सबको मैं क्या बोलती हूँ? डीपी. अगर आज मुझे शेयर्स को खरीदना है तो मैं सबसे पहले अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक अकाउंट ओपन कराऊंगी. उस अकाउंट के थ्रू मैं बाय एंड सेल कर सकती हूँ अपनी सिक्योरिटीज़ का. मेरे शेयर्स क्या अब मेरे घर पे आते हैं? नहीं, अब मेरे सारे शेयर्स रहते हैं डिपॉजिटरी के पास में. डिपॉजिटरी का फंक्शन होता है पूरे इंडिया में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके सारे शेयर्स को अपने पास में रखना जमा करके. यानी जब कंपनी से शेयर्स तुम खरीद रहे हो तो नाम तुम्हारा है, तुम बेनिफिशियल ओनर हो, बट एक्चुअल ओनर कौन है? डिपॉजिटरी. सारे के सारे शेयर्स नाम किसके आ रहे हैं? CDSL एंड NSDL के. ठीक है. इंडिया में 2 सिक्योरिटीज़ हैं, प्लीज़ नाम याद कर लो. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, NSDL एंड CDSL. इन डिपॉजिटरीज के साथ काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कौन से फंक्शंस करेंगे? डीमैट अकाउंट को ओपन कराना, डीमैट कराना हमारी शेयर सिक्योरिटीज़ का, एटसेट्रा. ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है. डिपॉजिटरी का क्या क्या रोल होता है? डीमैट, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना. रीमैट, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर पड़ा है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, उसे बोलेंगे रीमैटराइजेशन. रीपर्चेज रिडम्पशन में ये हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, तुमने बाय किया, किसी और ने सेल किया, नेटिंग ऑफ करने का काम करेगा डीपी. व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है ये. ठीक है. प्लेज और हाइपोथिकेशन अगेंस्ट द लोन, अगर आप लोन ले रहे हो और आपके शेयर जा रहे हैं तो वो डीपी जो है वो आपके शेयर्स को प्लेज करवा रहा है. या फिर बोनस वगैरह इनके पास आएंगे सारे. डीमैट अकाउंट की ओपनिंग, फ्रीजिंग करना, अगर मान लीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज होता है, आप अब फंक्शन नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, इसका क्या मतलब है? कि आपका डीमैट अकाउंट यहाँ से फ्रीज होगा. नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है या मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद मेरा शेयर किसके नाम रहेगा? वो डीपी इसमें भी हेल्प करेगा. एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसमिशन कराना है, या फिर किसी भी नाम पे मुझे शेयर रखने हैं, वो सारे काम करेगा डीपी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी? बैंक के अंदर सारा चीज़ा किस में रहेगा? अकाउंट्स में. डिपॉजिटरी में भी रहेगा अकाउंट्स में, लेकिन बैंक में बात होगी रोकड़े की, फंड्स की. यहाँ पे बात होगी सिक्योरिटीज़ की. यहाँ पे ट्रांसफ़र जो होता है वो अकाउंट होल्डर के बीच में होता है. यहाँ पे जो होता है ट्रांसफ़र वो अकाउंट ओनर के बीच में ना होके बेनिफिशियल ओनर के लिए होता है. मैंने अभी समझाया, जब तुम शेयर खरीद रहे हो तो नाम किसका आ रहा है? CDSL NSDL का. यू आर द बेनिफिशियल ओनर. तो जब भी चेंज इन शेयर होल्डिंग होगा वो बेनिफिशियल ओनर्स के बीच में होगा. फैसिलिटेट ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैविंग हैंडल मनी.
फैसिलिटी ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटीज़. यहाँ सेफ कीपिंग ऑफ फंड्स होती है, यहाँ पे सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है. डिपॉजिटरी और कस्टडियन एक ही काम करते हैं, लेकिन डिपॉजिटरी जो है उसके पास में पावर है कि वो ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है. डिपॉजिटरी जो है वो लीगली ट्रांसफ़र कर सकता है. मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं, मेरी फ्रेंड को ख़रीदने हैं, तो वो वहाँ पे मानवी की जगह क्या नाम रख देंगे, आशिमा. ओके फाइन. लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता. कस्टडियन के पास में ये राइट्स नहीं है. और क्या फ़ायदे होते हैं डिपॉजिटरी होने के? एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज. क्योंकि अब मुझे फिजिकल फॉर्म में तो जाना ही नहीं है, मेरा शेयर जिसके पास जाना था उसी के पास पहुंच जाएगा, तो देयर विल बी लेस रिस्क ऑफ बैड डिलीवरीज. फिजिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे रिस्क, खोना, उसका जल जाना, चूहा खा गया, खो गया, चोरी हो गया, वो सब चीज़ें नहीं रहेगी. इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. आप एक क्लिक के ऊपर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो. फास्टर डिस्बर्समेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, जैसे कि डिविडेंड वगैरह जो है 1 सेकंड में ऑनलाइन क्लिक होने से आपके अकाउंट में आपका डिविडेंड आ जाता है. ब्रोकरेज जो है वो कम हुआ है, क्योंकि अब आप डीमैट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल कर पा रहे हो. पुराने ज़माने में मुझे अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, इधर ऑन टेलीफोन कॉल और अदर फिजिकली, तो वो प्रोसेस होता था थोड़ा लंबा, वो हो चुका है छोटा. एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ एड्रेस रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स. पहले मुझे जाके सेबी में अपना पूरा एड्रेस चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था, फिर जाके वहाँ वेरिफिकेशन होता था, फिर जाके मेरा एड्रेस चेंज होता था. अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली आई जस्ट हैव टू अपडेट कि हाँ मेरे एड्रेस में अमेंडमेंट आया एंड अमेंडमेंट विल बी रिकॉर्डेड. एलिमिनेशन रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. अब क्या है, गार्जियन जो है वो डायरेक्टली अपने माइनर के बिहाफ पे इजीली शेयर्स को सेल एंड बाय कर सकता है. हु इज़ अ डीपी? द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन्स, यहाँ से देखना, द डीपी मेंटेन्स द सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंसेस एंड इंटीमेट्स द स्टेटस ऑफ होल्डिंग टू द अकाउंट होल्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आज आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी पोजीशन, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्या चल रहा है, सब कुछ बार बार विद अ नोटिफिकेशन आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है. वो सारा काम कर रहा है डीपी. ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट, एजेंट की तरह काम कर रहा है डिपॉजिटरी के. कस्टमर इंटरफेस, क्या मैं डिपॉजिटरी NSDL CDSL के ऑफिस जा रही हूँ काम करने, या मैं अपने डीपी से बात कर रही हूँ? मैं अपने डीपी के पास जा रही हूँ, तो वो इनडायरेक्ट लिंक के लिए क्रिएट करता है. बैंक की सिक्योरिटी करने के सिक्योरिटीज़ का बैंक की तरह ये फंक्शन करता है. अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करता है, डीमैट रीमैट में हेल्प करता है. इंस्टेंट ट्रांसफ़र, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ ट्रांसफ़र करने के हेल्प करता है, प्लेज करने के काम में आता है. कौन हो सकता है डीपी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुम्हारे कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक चाहे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, RBI वगैरह, या तुम्हारे कस्टडियन स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, दे ऑल कैन फंक्शन एज डीपीज. बट क्या मैं बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के डीपी बोल सकती हूँ खुद को? नहीं. फर्स्ट यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन बी अ डीपी. इश्यूअर कौन होता है? बेचने वाली कंपनी. व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? Dematerialization is the process by which the physical shares of the investor are taken back by the company and equivalent number of securities are credited in electronic form on the request of investor. क्या प्रोसेस है डीमटेरियलाइजेशन का? सबसे पहले तुम अपने, फॉर आज लेते हैं अपन एग्जांपल ज़ीरोधा का. मैंने ज़ीरोधा की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया, वहाँ पे होगा डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, वो मुझे फिल करना होगा. उसके बाद ये रिक्वेस्ट फॉर्म को मुझे डीपी को डिपॉजिट कराना पड़ेगा. डीपी जो है वो डिपॉजिटरी को बताएगा, हेलो हेलो NSDL, मानवी का फॉर्म आया था, इसका रजिस्ट्रेशन कर लो. डिपॉजिटरी जो है वो रजिस्ट्रार को बताएगा, डीपी सर्टिफिकेट एंड DRF देगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा और फिर हमारे अकाउंट में हमारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे. ईजी. रीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा? आपको करना पड़ेगा रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म. किसको भेजोगे आप? अपने डीपी को. डीपी किसको भेजेगा? डीपी उसी वक्त क्या करेगा? सबसे पहले तो आपकी होल्डिंग को ब्लॉक करेगा. ब्लॉक क्यों करेगा? ताकि फर्दर कोई और ट्रांजैक्शन ना हो पाए. फिर डीपी डिपॉजिटरी को बताएगा एंड इशूअर रजिस्ट्रार को बताएगा. फाइनली जो इशूअर है, यानी जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, वो क्लाइंट को रीमैट करके बता देगी और डेबिट हो जाएगा हमारा अकाउंट. डेबिट क्यों होगा? क्योंकि देखो अब आपका जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था वो इलेक्ट्रॉनिक से तो डेबिट होगा, तब जाके वो फिजिकल फॉर्म में क्रेडिट हो पाएगा. इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे ISIN, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, उसी तरह हमारा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. कैसा होता है? ये MCQ में आ सकता है. इट इज़ अ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. अल्फा न्यूमेरिक मैम
along with alphabets there it also has a numerical code, जिसके अंदर क्या रहेगा, नंबरिंग एजेंसी है, नंबर्स डाल के देगी एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कराया जाएगा, बहुत ईजी है. सबसे पहले इन्वेस्टर जाएगा अपने पार्टिसिपेंट के पास, वहाँ होगा उसका केवाईसी. केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स. ताकि मैं फ्रॉड करके ना भाग जाऊँ तो ईदर थ्रू आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी वे में मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है. उसके लिए वो मेरे और भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. फर्स्टली वो मेरी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे सही है या नहीं. उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लाइंट, उसके बाद क्या होगा, मेरा अकाउंट एक्टिवेशन होगा. केवाईसी में क्या क्या जा सकता है, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कैंसिल चेक या इन पर्सन. मैं जाके खुद भी अपना इन पर्सन वेरिफिकेशन दे सकती हूँ, वो थंब से, आई से, उन सब से, ठीक है. और फिर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन से मेरे नाम पे आ जाएगा. एक इश्यूअर यानी कंपनी का डिपॉजिटरी यानी CDSL NSDL के साथ एग्रीमेंट होता है. डिपॉजिटरी का DP के साथ होता है और DP का इन्वेस्टर के साथ होता है. क्या ये सारे काम ओरली होते हैं या देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट? देयर इज अ प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट, ठीक है. जब आप एक बार अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हो उसके बाद में आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो आपके ही उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड वगैरह या जो भी आ रहा है अब क्या होगा, आपके इन्वेस्टर के अकाउंट में आएंगे. जब आपने अपना अकाउंट ओपन करा लिया तो आपको जितने भी डिविडेंड मिलने वाले हैं, इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, वो वहाँ पे आ जाएंगे. बोनस वगैरह जो भी आपका आएगा वो भी आपके डिपॉजिटरी के अकाउंट में आ जाएगा और डिपॉजिटरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा. डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशंस क्यों लाना पड़ा ये? It is a legal basis for establishment of depositories for the maintenance of ownership records and effective changes in ownership records. मेरे जो ownership records हैं वो सही रहे, कोई गलती ना हो और कोई change है तो वो आ जाए, ताकि डीमटेरियलाइजेशन में ही सारा काम हो, सारा फॉर्मेट जो है वो डीमैट में रहे. फंजिबल बनाने के लिए, व्हाट आर फंजिबल, आपका जो नोट होता है क्या इंडिया में भी वही है जो नोट अमेरिका में है? नहीं मैम, अलग है. अच्छा, राजस्थान में जो है वो महाराष्ट्र में भी है. हाँ, क्या महाराष्ट्र का 100 रुपया केरला में भी 100 रुपया ही रहेगा? हाँ. यानी फंजिबिलिटी क्या होता है कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी लेकर आते हो ना तो यू कांट से कि नहीं नहीं मुझे वही शेयर खरीदना है जो मैंने बेचा था. नहीं, आपको शेयर खरीदने से मतलब है ना. मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं हूँ और मेरे साथ कोई और है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे वही शेयर चाहिए जो मेरी फ्रेंड ने खरीदा था या उसने बेचा था. देयर इज़ अ फंजिबिलिटी, सारी सिक्योरिटीज़ वन एंड इक्वल हैं. मेक द शेयर्स डिबेंचर इंटरेस्ट फ्रीली ट्रांसफरेबल, और स्टैम्प ड्यूटी के बिना यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है. पुराने ज़माने में जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स जाते थे तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगती थी एंड स्टैम्प ड्यूटी एक कॉस्ट को इंक्रीज़ करती है, तो वो हेल्प भी हमें यहाँ पे मिल जाती है. अगर आप डिपॉजिटरी का बिजनेस करना चाहते हो तो डिपॉजिटरी एक्ट क्या बोलता है, पहले आपको सेबी की डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन में जाके परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके बिना आप डिपॉजिटरी की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. और कब तक वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, जब तक कि सेबी को ऐसा नहीं लगता कि आप मार्केट मैनिपुलेशन या फिर कोई ऐसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो. ठीक है. नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज अनलेस द डिपॉजिटरी हैज़ बीन गिवन अ ROBH. सिंपल सी चीज़ है. मान लीजिए कि आज मैंने अप्लाई किया था दैट मैं डिपॉजिटरी बनना चाहती हूँ, बट मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सेबी ने ध्यान ही नहीं दिया या कैंसिल करने की कोशिश करी. इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, जब तक मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती तब तक सेबी मेरी एप्लीकेशन को ऐसे मना नहीं कर सकता कि हम आपको डिपॉजिटरी नहीं बनाएंगे. क्या एलिजिबिलिटी है डिपॉजिटरी बनने की? आपकी जो नेटवर्थ है वो होनी चाहिए 100 करोड़ की. आप होने चाहिए एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी. आप होने चाहिए एक डिपॉजिटरी. आपने सारे बाय लॉज को फॉलो किया है. आपने डिपॉजिटरी सर्विसेज देने का वादा किया है. आपके पास में मार्केट मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें हैं. डिपॉजिटरी एक्ट को आप कंप्लाई कर रही हो, प्लस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सारे वो फुलफिल कर रही हो. डिपॉजिटरी जो है वो एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ अपने अग्रीमेंट में एंटर करेगा. सीधी सी बात है, डिपॉजिटरी को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है, तो वो एक या एक से ज़्यादा अग्रीमेंट में अपने पार्टिसिपेंट के साथ आएगा और अब वो सारी सर्विसेज ले सकेगा डिपॉजिटरी की. ठीक है. सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, अच्छा ठीक है. अगर आप अपना शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करा रहे हो तो आपका जो है अब सर्टिफिकेट वो डिपॉजिटरी के नाम पे आएगा. देन ऑप्शन टू रिसीव,
हर एक के पास में पर्सन है, एक हर पर्सन जो आज शेयर खरीदता है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने शेयर्स को सिक्योरिटी रखवाना चाहता है, तो वही होता है, नॉट एन ऑप्शन, यही होता है, ठीक है। सारे के सारे आज जो इशू आ रहा है वो डीमैट फॉर्म में आ रहा है, सारा काम कैसे हो रहा है, डिपॉजिटरी फॉर्मेट में हो रहा है, ये भी क्वाइट इजी। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, आज सेबी ने रोक लगा दी है कि सारे के सारे ट्रांसफर्स जो होंगे शेयर्स के, हर कंपनी को डीमैट फॉर्म में ही करना है, फिजिकल फॉर्म को डिसअलाउ कर दिया है, इतना सा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सारी की सारी डीमैट फॉर्म में होगी। अभी तक तो हमने क्या देखा, नॉर्मल पब्लिक शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होगी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कैसी होगी, डीमैट फॉर्म में। फंजिबिलिटी मैंने अभी बताया, जैसे हमारी करेंसी होती है वैसे ही हमारे जो शेयर्स हैं वो फंजिबल होंगे। इंडिया में खरीदा हुआ शेयर, महाराष्ट्र में खरीदा हुआ शेयर मेरे को कोलकाता में भी सेम शेयर रहेगा। राइट्स ऑफ डिपॉजिटरीज ऑफ बेनिफिशियल ओनर, इनके पास में क्या राइट्स होगा, बेनिफिशियल ओनर। अब ऐसा नहीं है कि डिविडेंड मिला और डिपॉजिटरी ने बोला शेयर मेरे नाम पे है तो डिविडेंड मेरा हुआ, नहीं, जितना भी शेयर है माना ये जाएगा कि जो डिविडेंड है वो आपने बिहाफ पे होल्ड किया है, अपने किसके बिहाफ पे होल्ड किया है, आपने अपने बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे होल्ड किया है, यानी एक्चुअल राइट किसका रहेगा, बेनिफिशियल ओनर का। प्लेयाजिया हाइपोथेकेशन इज अलाउड। डिपॉजिटरी जो है वो बार बार सेबी को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द बाय लॉज, ठीक है। अगर कोई भी लॉस होता है बेनिफिशियल ओनर को ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डिपॉजिटरी, तो वो क्या होगा, डिपॉजिटरी को उसको इट हैज़ टू मेक गुड द लॉस, उसको ठीक करना पड़ेगा। पावर क्या है सेबी की, पावर सेबी कैन एनी टाइम कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर इंक्वायरी, गिव डायरेक्शंस टू द डिपॉजिटरी एंड मेक सर्टेन रेगुलेशंस। ये सारी पावर्स हमने दी हैं सेबी को, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में कि इनके पास क्या क्या पावर्स हैं। पेनल्टी क्या रहेगी, पेनल्टी क्या रहेगी, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, सारी तुम में कोई भी इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं करते तो 1 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ रुपीज़ की। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है या फिर इसके प्रोविजंस को डिपॉजिटरी से रिलेटेड, तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है, 25 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता तो 1 मंथ से लेके उसको 10 ईयर्स तक की तो जेल हो सकती है, एंड अलॉन्ग विद दैट उसको 25 करोड़ रुपीज़ का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों। दीज आर सेम इन अदर प्रोविजंस, तो ठीक है। अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन कर रही है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स जो भी कंपनी के साथ काम कर रहे थे वो सारे के सारे फंसेंगे। दे कैन नॉट सेव देमसेल्व्स बाय सेइंग कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, अगर वो बहुत ढंग से प्रूव कर देते हैं दैट वी एक्टेड ड्यू डिलिजेंटली, हमने तो सारा काम ढंग से किया था, हमने कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं दिखाया, तो दे विल बी सेफ। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी रहती है अपने सेट के पास। सारे रूल्स जो हैं वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपॉजिटरीज अपने बायलॉज बना सकती हैं कि कौन डिपॉजिटरी बन सकता है, कौन डीपी बन सकता है, कौन पार्टिसिपेंट बन सकता है, नहीं बन सकता। डीमैट में आएंगे शेयर्स, यानी कि विदाउट डीमैट नहीं रहेंगे। हेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन वगैरह से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व करने हैं, कोई ब्रीच अगर होता है तो उस केस में क्या होगा, वो सारी बातें कौन देखेगा, सेबी। ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा, हर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कंपनी सेक्रेटरी कैसा होगा, प्रैक्टिसिंग होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा होगा तुम्हारा, क्वालिफाइड होगा, ठीक है, क्वालिफाइड होगा। और वहीं CMAs अगर है तो प्रैक्टिसिंग होंगे, तुम्हें इनसे करानी पड़ेगी ऑडिट। क्लियर है। ऑडिट कराने के बाद 21 दिन में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट भी कर देना। क्यों करवा रहे हो इंटरनल ऑडिट, इट विल हेल्प यू टू नो कि कैसा तुम्हारा सारा फंक्शन हो रहा है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल, इट इज कॉमन इन एवरीथिंग, ठीक है। क्या रोल होगा कंपनी सेक्रेटरी का, नंबर 1, ये राइट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कहीं पे कोई केस होता है तो कंपनी सेक्रेटरी कैन एक्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंटरनल ऑडिट करेगा ये, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल करेगा ये, कॉन्करेंट ऑडिट करेगा ये। बेसिकली ऑडिट रिलेटेड सारे फंक्शंस कौन करेंगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज करेंगे। एक पॉइंट जो यहाँ थोड़ा सा हमने छोड़ा है ना, वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर रिजिलेंस फ्रेमवर्क। ये क्या बोलता है, हर
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक बार अपनी साइबर वाली ऑडिट करानी है। साइबर ऑडिट क्यों? क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो कहीं कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई वायरस ना घुसेड़ दे तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। प्लस आपको अपने एमडी सीईओ से ये बतानी पड़ेगी साइबर ऑडिट रिपोर्ट कि हमारा साइबर वे में सारा काम कैसे चल रहा है, अप टू डेट रखना है आपको सारी इन्वेंट्री सिस्टम को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को, उनमें कोई मतलब चूहे को उतर के जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, वो सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेटेड रखना है। नेटवर्क सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह जो भी हैं उनको सेफ रखना है। क्वाइट ईजी, क्वाइट सिंपल, मन से लिख सकते हैं। So this is your end up of laws relating to depository and depository participant chapter. Thank you.